दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी का जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट का। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 180 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन रहेगा। इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देखिए। सभी जितने भी पेपर हुए थे ऑनलाइन तरीके से परीक्षा हुई थी लास्ट टाइम, और ये कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, अलग अलग क्वेश्चन पेपर था। इसलिए जितने भी ये पेपर है उनकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इन वीडियोस को आप एक एक करके देख सकते हैं। आप अगर ये प्रीवियस ईयर के कंप्लीट सीरीज को देख लेंगे तो आपकी आधी तैयारी समझ लीजिए हो जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपका वीक टॉपिक कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा काम करिएगा। पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपको समझ, आपकी जो कह सकते हैं क्वेश्चंस को समझने की जो समझ है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। तो अधिक समय ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज का ये क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में टोटल 180 क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास है, लक्ष्य है। देखते हैं कितने हो पाते हैं। ये वीडियो लगभग 2 घंटे के आसपास बनेगा, 2 घंटे से ऊपर भी हो सकता है। इंग्लिश और अन्य विषय हैं जो कोशिश करेंगे हम आपको थोड़ा थोड़ा समझा पाए। बाकी बहुत अच्छे से हम आपको कराएंगे अलग से। ये सब्जेक्ट वाइज आपको टीचर, जब हम केबीएस का कोई बैच लॉन्च करेंगे या इस तरीके से टीम वर्क करेंगे, तब आपको अलग से एक एक विशेषज्ञ के द्वारा आपको ये क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। अभी एक ही वीडियो में कंप्लीट है तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल समझाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सिमिलर इन मीनिंग, यानी आपको यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है। ये जो वर्ड दिया गया है ड्यूरेशन, इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर जिस भी प्रश्न का आपको आता हो आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एडोरेशन का मतलब होता है आराधना करना या पूजा करना, वंदना करना, और इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा वर्शिप। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर वर्ड दिया गया है विजिलेंट, और इसका भी आपको क्या करना है, इसका अपोजिट विलोम शब्द निकालना है। तो इसका मतलब होता है चौकस या कह सकते हैं जागरूक, चौकन्ना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा केयरलेस, जिसको कोई चिंता ही नहीं है, कोई केयर ही नहीं है। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। तो वाई जो शब्द है, वाई, इसमें कौन सा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है? क्या ये एडवर्ब है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये वर्ब है, या फिर ये एडजेक्टिव है? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा वाई जो है ये एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, अर्थात ये वाई जो है ये एडवर्ब है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब। ये आपने परिभाषा कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 में क्या करना है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, द शॉट किल्ड द मैन ईटर। तो इसका आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, द मैन ईटर वाज किल्ड बाय द शॉट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, द मैन ईटर वाज किल्ड बाय द शॉट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन है, ललिता सेड आई कैन कुक अ क्विक मील। ललिता सेड आई कैन कुक अ क्विक मील, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ललिता क्लेम्ड दैट सी कुड कुक अ क्विक मील। यहाँ पर दूसरा विकल्प से हो जाएगा, सेड का हो जाएगा क्लेम्ड, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है आई कैन कुक अ क्विक मील। तो आई कैन का यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्लेम्ड दैट, दैट से जुड़ेगा शी, ललिता है इसलिए सी कुड कुक अ क्विक मील, सेम टू सेम। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर ये जो दिए गए हैं वर्ड्स या फ्रेजेस, इनको मिला करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो सकती है। जो ये वर्ड दिए गए हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हो सकती है। प्रश्न संख्या आई थिंक
छठा होगा ये प्रश्न। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, आपको समय दे रहे हैं 10 से 20 सेकंड का। गिवन से तो शुरुआत होगी नहीं, गिवन से तो शुरुआत होगी नहीं, वाज से भी शुरुआत थोड़ा सा अनकंफर्ट लग रहा होगा, तो प्लान, द प्लान यानी सी जहां पर दिया गया है, सी आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में द प्लान वाज। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस बोलने में भी लग रहा होगा और ग्रामेटिकली भी सही है। द प्लान वाज गिवन होल हार्टेड सपोर्ट, तो यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न आपको क्या करना है, एरर पहचानना है। राम डिड नॉट लाइक यू गोइंग देयर दिया गया है, यहां पर राम डिड तक सही है, नॉट लाइक सही है, यू गोइंग नहीं होगा, योर गोइंग होगा, तो यहां पर यू गोइंग वाले पार्ट में एरर है। 7वें प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सी पार्ट में एरर है, यू गोइंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पर क्या करना है आपको, fill in the blanks in the following sentence by choosing the correct option out of the given ones. I could read dash the lines that you don't like this job into throw by between. क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर एक तरीके से पोजीशन फिल करना है और यहां पर प्रयोग होगा between का। I could read between the lines that you don't like this job. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक सेम टू सेम क्वेश्चन है। कल्पना इज इन डिबेटेड डैश मी, इनटू मी, इन मी, टू मी या फिर फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर हो जाएगा कल्पना इज इन डिबेटेड इनटू मी, तो यहां पर हो जाएगा इनटू मी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर क्या करना है, वही है, उस मतलब क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है। रामलाल वाज प्रोवाइडेड डैश फूड फॉर 1 मंथ, डैश में यहां पर फॉर होगा, विद होगा, ऑन होगा, ऑन टू होगा। देखिए प्रोवाइडेड के साथ यहां पर हम प्रयोग करेंगे विद, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ सप्लाई की जा रही है, किसकी, फूड की, कितने दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, तो प्रोवाइडेड विद फूड फॉर 1 मंथ हो जाएगा। 10 के लिए यहां पर आपका विद सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड है। पूजा का अर्थ है मन से, पूजा का अर्थ क्या है, मन से शक्ति का बोध करना, यानी शक्ति को जानना, तो 11वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा शक्ति को जानना, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यहां से ये आंसर मिला है। 12वां प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, साधना का लक्ष्य है, साधना का लक्ष्य क्या है, एक ओर तो वासनाओं का नाश करना, दूसरी ओर सद्बुद्धियों का विकास करना। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 के लिए, वासनाओं का नाश करना मतलब इच्छाओं को समाप्त करना। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, अनंत शब्द का अर्थ क्या होता है, हमारे भीतर अनंत शक्ति है, तो अनंत का मतलब हो जाएगा जिसका कोई अंत ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, शक्ति का बोध पहले से है, जरूरी है, अनावश्यक है, असंभव है। शक्ति का बोध करना पड़ेगा, शक्ति का बोध करना पड़ेगा, यानी जरूरी है, तभी तो कहा जा रहा है करना पड़ेगा, पहले से नहीं है, करना पड़ेगा। 15वां प्रश्न, निहित का मतलब क्या होता है, निहित का मतलब होता है मौजूद होना, शक्ति निहित है मतलब मौजूद। सत्कार का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16, सत्कार का विलोम हो जाएगा तिरस्कार। 17वां प्रश्न है, तत्थो तत्सम का असंगत युग्म कौन सा है, अगम में अगम, विद्युत बिजली, होलिका होली, सीख शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 17, फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, ये गलत दिया गया है। शिक्षा शब्द का तत्भव रूप सीख होता है, यानी यहां पर ये तत्भव है और ये तत्सम है, बाकी सब में क्या दिया गया है, पहले तत्सम और फिर तत्भव दिया गया है, तो यहां पर ये अलग है, इसीलिए यही असंगत है। मुनीन्द्र का संधि विच्छेद क्या होगा, मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र। 18वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा छोटी ई वाला, ठीक है, छोटी ई प्लस ई मिलकर के ये बड़ी ई हो रही मुनीन्द्र, दूसरा विकल्प। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, रेखांकित अंश में कौन सा कारक,
अब दान देने के अर्थ में संप्रदान होता है, तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रिपु का मतलब दुश्मन होता है। अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके जीएस अन्य विषयों के क्वेश्चंस मिलेंगे। पूछा जा रहा है, भारत के संविधान द्वारा मूल अधिकारों के रूप में निम्नलिखित में से किस संरक्षण की गारंटी दी गई है? पहला है, एक आपराधिक जांच में गवाह बनाए जाने के लिए कहे जाने से संरक्षण, शारीरिक असमर्थता होने पर मुकदमा चलाए जाने से संरक्षण, अग्रिम जमानत के मामले में मुकदमा चलाए जाने से संरक्षण, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दिए जाने से संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब होगा यहाँ पर, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दिए जाने से संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में देखने को मिलती है। 22वां प्रश्न है, विच वाज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ द कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह का पाकिस्तान में जाने से जो क्षतिपूर्ति हुई उसके लिए कौन सा जो है विकसित किया गया पहला? तो उत्तर है यहाँ पर कच्छ स्थित कांडला बंदरगाह, अर्थात क्वेश्चन नंबर 22 के लिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़, काली या फिर पीली या फिर शुष्क? क्वेश्चन नंबर 23, ये जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही आती हैं, तो जो बांगर और खादर मिट्टी है ये जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है और खास बात यह है कि ये मिट्टी नदियों के किनारे या बाढ़ के मैदानों में जमा होती है। खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है। जलोढ़ मृदा को ही 2 भागों में बांटा जाता है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर को हम कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के पास जमा होती है और बाढ़ से हर साल नई मिट्टी जमा हो जाती है। बांगर क्या होती है? जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जो बाढ़ के मैदान से दूर जमा होती है। ये मिट्टी भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में पाई जाती है। 24वां प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ ए और डी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ये ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है। उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर करेक्ट एक क्रम में बैठाना है, कौन सी घटना कब हुई? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक भारत के इतिहास में हुई घटनाओं का पहले से बाद में हुई घटना के हिसाब से सही कालक्रम बताता है? तो ये सभी घटनाएं आपको जब पता होगा कि कौन सी घटना कब हुई तभी आप आंसर कर पाएंगे। बात करें अगर हम होम रूल आंदोलन की, शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा आप समझ जाइएगा। होम रूल आंदोलन की घटना कब हुई? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। ये घटना होती है 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का गठन तो आप सबको पता है 1885 में हुआ। 2 घटनाएं हमें इनकी डेट पता चल गई। फिर है मुस्लिम लीग, हम पहले ऑप्शन से देख रहे हैं, मुस्लिम लीग का जो गठन है ये कब हुआ? ये 1906 में हुआ सलीमुल्लाह खां के द्वारा। और लास्ट में यहाँ पर दिया गया है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चलाया गया। तो सबसे पहली घटना है कांग्रेस 1885, इसके बाद 1906, फिर 1916, फिर लास्ट में 1920। तो सबसे पहले कांग्रेस वाला विकल्प यहाँ पर दूसरे में दिया गया है। 25 के लिए दूसरा सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, इससे मतलब नहीं क्योंकि ये 2022 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 26 नवंबर को क्या नहीं मनाया जाता है, ये आपका प्रश्न है। और आप सभी जानते हैं संविधान दिवस भी होता है, दुग्ध दिवस भी होता है, लेकिन यूएनओ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में 1945 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर करंट अफेयर्स, इसको भी स्किप करते हैं। जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आप रिसेंट के जो है उनसे पढ़िएगा। साइंस का क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक 30 दोलन को पूरा करने में 60 सेकंड लेता है, तो समय की अवधि क्या है? 60/30, 2 सेकंड आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 30 के लिए दूसरा विकल्प। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पर रीजनिंग के हैं, ध्यान से समझिएगा, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक एकदम पहले विषम हो और एकदम बाद में सम हो। पहली संख्या अगर हम ले लें तो इससे पहले और पीछे तो कुछ पहले वाली संख्या पता नहीं है, तो ये लेते हैं तो पहली संख्या 1 है, इससे पहले विषम है और बाद में सम भी है, तो पहली संख्या हमें मिल गई 312। फिर दूसरी संख्या अगर हम देखें 2, तो ये सम है लेकिन हमें लेना क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या यहाँ पर 7 है लेकिन इससे पहले सम है, आपको चाहिए क्या, विषम, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर विषम है, ये इसके पहले विषम है लेकिन बाद में सम है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो 312 हमने एक संख्या ले ली। इसके बाद 5 देखते हैं, इसके पहले विषम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 3, तो इसके पहले विषम है और इसके बाद में सम भी, यानी 532 आपको दूसरी संख्या मिल गई। अगला देखिएगा, एक छूट रही क्या कोई संख्या, ये छूट गई। देखिए 3 जो है इसके पहले विषम है, इसके बाद में सम है, तो 336 भी आपकी एक संख्या हो जाएगी। 532 पहुंच गए। इसके बाद 4 अगर हम ले ले तब भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। 3 के पहले, हाँ ये बन जाएगा, 3 के पहले विषम है और बाद में सम है, तो 134 आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर सम है जबकि विषम होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम ये ले ले नहीं बन रहा है। तो यानी 4 ऐसी संख्याएं हैं जो यहाँ पर आपके सामने लिखी गई। 32वां प्रश्न है, माया उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, बाईं ओर घूम करके 15 मीटर चलती, फिर बाईं ओर घूम जाती। तो माया जो है कैसे क्या चल रही, दिशाओं का ज्ञान आपको होगा। इधर पूरब होता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। माया किधर चल रही है, उत्तर की ओर चल रही है। उत्तर कहाँ पर है, यहाँ पर माया है और यहाँ पर जा रही है उत्तर। कितना चली, 30। फिर बाईं ओर घूमती है और 15 मीटर चलती है, तो ये बाईं ओर घूमी और 15 मीटर चली, 15 चली बाईं ओर घूम करके। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर बाईं ओर घूम करके 30 मीटर चलती है। फिर बायां इसका हो जाएगा ऐसे कुछ 30 यानी बराबर, ये 30 मीटर चली। फिर दाईं ओर घूम करके 25 मीटर चलती है, फिर इसका दायां हो जाएगा ये, और ये चली है 25। ठीक है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ऊपर 15 है तो ये, इसी तरीके से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 25। पूछ क्या रहा है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चली कहाँ से थी, यहाँ से, यहीं से तो ऊपर गई थी, दक्षिण में, उत्तर में, सॉरी उत्तर में 30 मीटर। ये आरंभिक बिंदु है और अभी कहाँ पर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर। आरंभिक बिंदु से ये 40 मीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न देखिएगा, फिगर बनाने में कोई मिस्टेक हो रही, बट इसका आंसर यही आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर की ओर 30 मीटर चली, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 30, बाईं ओर घूमी 15 चली, बायां इसका इधर ही हुआ जो इधर जा रहा है, दायां इधर, ठीक है। फिर बाईं ओर घूमी 30 मीटर चली, 30 मीटर चली, फिर दाईं ओर घूमी और 25 चली, लिखा नहीं हमने, ये 30 चली, 15 चली, फिर 30 चली, फिर ये 25 चली। ठीक है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 25 15 40। ठीक है, 40 मीटर की दूरी पर है। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 के लिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर 8 मित्र ABCDEFGH वृत्ताकार मेज की चारों ओर मध्य की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों की हमने स्थिति बना ली है। ए बी का पड़ोसी है, यहाँ भी हो सकता है, 8 जगह पे कहीं भी ए बी हो सकता है। कैसे हम कहीं पर कर दें, हमें देखना है कि कोई फिक्स दिया गया हो। ठीक है, फिक्स ये दिया गया है कि ए जो है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये फिक्स है कंडीशन। ए जो है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर मान लिया हमने एफ यहाँ पर है, ठीक है, एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ये फिक्स है। अब क्या कह रहा है, ए बी का पड़ोसी है,
ए बी का पड़ोसी, तो बी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अभी हम बी को नहीं बैठा सकते। आगे क्या कहा जा रहा है, जी बी और एफ का पड़ोसी नहीं है। जी के बारे में दे दिया, यहां पर डी की कंडीशन दी गई है, डी ई का पड़ोसी है, सी के एकदम दाईं ओर बैठा है, तो किसी ना किसी एक को हमें बैठाना होगा। ठीक है, ए बी का पड़ोसी है, तो हम चलिए बी को ही ट्राई करते हैं, गलत होगा तो हम फिर से हटाएंगे इनको यहां से। मान लिया कि ए बी का पड़ोसी यहां पर बैठ गया, यहां इधर भी हो सकता है, फिर से कह रहे हैं अगर कोई कंडीशन गड़बड़ हुई तो हम बी को इधर बैठा देंगे। आगे क्या कहा जा रहा है, जी बी और एफ का पड़ोसी नहीं, जो जी है ये बी और एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी जी जो है ये यहां पे नहीं आएगा और जी जी बी और यानी यहाँ पे जी नहीं आएगा। अब जी के लिए दो कंडीशन बच रही हैं, या तो जी यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा जी, लेकिन ये भी कह रहा है कि एफ और जी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है, तो हम जी को कहीं ना कहीं बैठाते हैं, यहीं पर बैठा लेते हैं, जी को बैठा लेते हैं, कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। ए एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये तो हम पहले ही बैठा चुके हैं। जी बी और एफ का पड़ोसी नहीं है, एफ का पड़ोसी नहीं है। ठीक, डी ई का पड़ोसी, डी जो है ई का पड़ोसी, लेकिन ई पता नहीं कहाँ है। ई कह रहा है कि सी के एकदम दाईं ओर और ए एफ के बाईं ओर है। कहाँ पे मैटर फंस रहा है, ए बी का पड़ोसी है, डी ई का पड़ोसी, डी को कहाँ बैठाएं, कहीं ना कहीं बैठाना पड़ेगा। चलिए डी ई का पड़ोसी है, मान लेते हैं डी यहाँ पर है जो ई का पड़ोसी। ठीक है, इससे वो भी कंडीशन हो गई तो ये वाली थी, बी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो डी ई बैठ गया, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी कहाँ गया। सी के बारे में कहा जा रहा है डी ई का पड़ोसी है, डी ई का पड़ोसी हो गया जो सी के एकदम दाईं ओर है, डी, तो सी के दाईं ओर हो जाएगा, अगर हम सी को यहाँ बैठा लें दाईं ओर, डी हो गया, ई का पड़ोसी हो गया, ए बी का पड़ोसी हो गया, सारी कंडीशन हो गई। ए बी सी डी ई एफ जी, एच बचा तो एच यहाँ हो गया। एच के सामने कौन बैठा है, एच के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे एक प्रश्न दिया गया है, कथन फर्स्ट कथन सेकंड दिया गया, निर्णय करना है। 5 मित्रों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, पी क्यू आर एस टी, वजन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आंसर आप तभी कर पाएंगे कि सबसे भारी कौन है, जब पांचों के बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया गया हो। देखते हैं क्या पांचों के बारे में दिया गया है। कथन पहले से तो क्लियर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 के बारे में दिया गया है, तो सिर्फ कथन एक से काम चलने वाला नहीं। कथन बी कहता है आर पी टी, यानी यहाँ पर पी और टी के बारे में दे दिया, कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, एस को छोड़ करके इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है, यानी हमें पता चल जाएगा कि सबसे भारी कौन है। अगर एक के बारे में नहीं जानकारी दी है बट आगे ये तो कह रहा है कि टी पी से भारी है, आर पी से भारी, यानी अगर हम दोनों स्टेटमेंट को मिला ले तो हमें पता चल जाएगा सबसे कौन भारी है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 34 में आपका सही जवाब होगा कथन दोनों मिलाकर के आवश्यक है, लेकिन 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 एक बार देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे भारी कौन सा है, सबसे भारी। अच्छा, टी और पी के बारे में जो बात दी गई है, अगर ये ना भी दी गई हो तो हम यहां से निकाल लेंगे टी पी के बारे में, क्योंकि कह रहा है पी आर पी और टी से भारी है, आर जो है वो पी और टी से भारी है, आर ये पी और टी इन दोनों से भारी है, क्यू सबसे कम भारी है जो सबसे अधिक भारी नहीं है। अब कह रहा है सबसे ज्यादा भारी कौन सा है, ये कैसे निकलेगा, क्या सिर्फ कथन 2 से निकल आएगा जो सबसे अधिक भारी नहीं है। देखिए अगर कथन फर्स्ट ना भी हो तब भी निकल आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 के बारे में जानकारी दी ही है कि आर जो है पी और टी से भारी है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सबसे भारी कौन है, तो क्यू से कम भारी है तो सबसे अधिक भारी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है।
तो केवल अगर कथन सेकंड से हम निकाले तब भी निकल आएगा कि सबसे भारी कौन है। अगर पांचों दिया होता तो दोनों मिला करके हम लगा लेते, लेकिन जो चीज यहाँ पर दी गई है उसी से संबंधित यहाँ पर दी गई है, तो हम ये कह सकते हैं कथन सेकंड अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, आर पी टी क्यू के बारे में यहाँ पर सिर्फ दो ही लोगों के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा कथन सेकंड अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन फर्स्ट अकेले पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे अधिक भारी नहीं है ये भी कहा जा रहा है, नहीं एस हो सकता है सबसे अधिक भारी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, एथलीट वर्ग को प्रेजेंट कर रहा है, वृत्त लड़कों को, त्रिभुज अनुशासितों को, आयत ईमानदार का। ठीक, करना क्या है, ऐसे कितने अनुशासित लड़के हैं जो ना तो एथलीट है ना ही ईमानदार। अनुशासित वाला त्रिभुज को प्रश्न वो कर रहा है, यानी त्रिभुज में ऐसी संख्या हो वो आपको देखनी है जो एथलीट यानी एथलीट 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 वर्ग में ना हो, वो संख्या वर्ग में ना हो। और ईमानदार किसको प्रेजेंट कर रहा है, आयत में, यानी आयत में ना हो। ऐसी संख्या देखना है जो ना तो वर्ग में हो ना तो आयत में हो, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में हो। और लड़के वृत्त, लड़के जो है ये वृत्त को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वृत्त में हो वो संख्या, तो लड़के के बारे में कहा जाएगा, यानी वृत्त में हो और त्रिभुज में हो। 9 देखते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं। 9 संख्या त्रिभुज में नहीं है तो पहला तो गलत हो गया है ना, त्रिभुज में ही नहीं। 12 देखिए, 12 वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। ठीक है, और वर्ग और आयत में नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, 35 में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 36 है यहाँ पर कंप्यूटर से है, 36 से 40 क्वेश्चन कंप्यूटर से है। कहा जा रहा है एक मानक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो सूचना प्राप्त करती है उसे प्रदर्शित भी करती है, यह किसी कीबोर्ड या माउस के प्रयोग को समाप्त कर देती है। ये एक डिवाइस है और डिवाइस का नाम आपसे पूछा जा रहा है, उसको हम कहते हैं टच स्क्रीन। सूचना प्रदर्शित करती है किसी कीबोर्ड या, भाई जब आप टच स्क्रीन आपके पास फोन है तो ना ही आपको कीबोर्ड की जरूरत है और ना ही माउस की, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं टच स्क्रीन। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी गणितीय डेटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने, उसका विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो जाएगा एक्सेल। सांख्यिकी डेटा, इसके लिए एक्सेल अच्छा होता है, एक्सेल पे आप डेटा को अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 38, जब मैं इमेज ट्रांसफर करने के लिए डेटा केबल के माध्यम से अपने मोबाइल फोन को अपने डेस्कटॉप से जोड़ता हूं तो कौन सा नेटवर्क हो गया? PAN। ठीक है, ये हो गया PAN। लोकल एरिया नेटवर्क तब होता है जब आप लोकल नेटवर्क से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को वो करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, PAN का यहाँ पर मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है यहाँ पर, डैश पर स्टोर की गई कहीं से भी कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। 39, अगर क्लाउड स्टोरेज पे है कोई डेटा तो इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। 40वां प्रश्न है, RT एक्ट 2000 के तहत निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध के तहत एक अपराध माना गया है? डेटा की चोरी। क्वेश्चन नंबर 41, अब यहां से पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं।
41 बालक के विकास में वृद्धि पद से आप क्या समझते हैं? वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन, पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में अच्छा व्युत्क्रमणी अव्युत्क्रमणी भी दिया गया, हमने सिर्फ शारीरिक परिवर्तन देखा। ऐसी गलतियां हो जाती हैं आपसे भी, किसी से भी हो सकती है। फिजिकल चेंज तो है लेकिन ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, ये वापस नहीं आ सकते। मान लिया किसी बच्चे का कोई शारीरिक विकास हो गया है तो उसको वापस छोटा थोड़ी कर सकते, किसी का सर पैर हाथ जो भी है शरीर अंग, तो ये अव्युत्क्रमणीय शारीरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर फॉल इन द कैटेगरी सोशल डोमेन, यानी पूछ रहा है सामाजिक क्षेत्र की श्रेणी में कौन सी विशेषता आएगी? साइकिल चलाना नहीं, देखिए पड़ोसी बालक के साथ खिलौनों को साझा करना, ये सामाजिक क्षेत्र हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ टॉयज विद नेबरहुड चाइल्ड, 42 के लिए दूसरा विकल्प सही होगा। 43वां प्रश्न क्या कहता है, बालक द्वारा सत्य वचन बोलना निम्नांकित में से किस श्रेणी में आता है? सही गलत सत्य असत्य, ये आपका नैतिक क्षेत्र में आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 44वां प्रश्न है, निम्नांकित में से बालक के सामाजिक संवेगात्मक अधिगम के उदाहरण को चिन्हांकित कीजिए। सामाजिक संवेगात्मक अधिगम, क्वेश्चन नंबर 44, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, रिलेशनशिप, ठीक है। समाज में मतलब कहीं भी आप जाते हैं तो उससे आप अपना रिलेशन जो है बताते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, ये सामाजिक, क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता, तो संवेगात्मक रूप से भी आप जुड़ जाते हैं ना, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था की जो एज है वो पूछी जा रही है 45वें प्रश्न में, तो 13 से 21, और कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, 6 से 12 होगा नहीं, 18 से 25 होगा नहीं, तो 13 से 21। 46, अधिकांश किशोर बालक विद्यालयों में किस चीज की अपेक्षा रखते हैं? चाहते हैं कि उनको इमोशनल सपोर्ट मिले, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखिए, वर्तमान समय के युवकों में मानसिक रुग्णता का प्रमुख कारण क्या है? मनोभय, दुश्चिंता विकार, तंत्रिका संबंधी समस्याएं, आत्मसम्मान का कम होना। दुश्चिंता विकार सबसे ज्यादा जो है एंजाइटी रहती है, डिसऑर्डर, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या प्राथमिक सामाजिक ऋण का एजेंसी है? तो आप सभी जानते हैं प्राथमिक में परिवार, द्वितीयक में आपका आ जाता है पास पड़ोस के लोग और स्कूल आपका। 49 में आपसे पूछा जा रहा है, माता पिता किस प्रकार अधिगम में गृह विद्यालय शांतता स्थापित कर सकते हैं? माता पिता क्या कर सकते हैं? ट्यूशन की व्यवस्था, या फिर निरंतर दैनिक अध्ययन की दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं, परीक्षा तो नहीं कर सकते घर में, है ना, फीडबैक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पेरेंट्स कैन सेट फ्लेक्सिबल बट कंसिस्टेंट डेली स्टडी रूटीन एट होम, दैनिक अध्ययन की दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं। लोचदार का मतलब है यहाँ पर फ्लेक्सिबल, यानी बदलाव कर सके समय समय पर आवश्यकता अनुसार। एईपी किशोर शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? परीक्षा प्रणाली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, किशोर से संबंधित मामलों के बारे में किशोर बालक बालिकाओं में जागृति उत्पन्न करना, युवकों में अनुशासन को बढ़ावा देना, बालक बालिकाओं में मानसिक योग्यता को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 50, किशोर शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है किशोर से संबंधित मामले के बारे में किशोर बालक बालिकाओं में जागृति उत्पन्न करना। 51 है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, बालक के विकास के आरंभिक चरण में घर पर अधिगम के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? परिवार में सगे संबंधियों द्वारा सामाजिक सहयोग, ठीक है, विशेष रूप से माता पिता द्वारा या माता द्वारा। मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक सहयोग, पिता द्वारा संवेगात्मक नियमित रूप से। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा विशेष रूप से
माता द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है आरंभिक चरण में बच्चा माँ के संपर्क में रहता है, तो विशेष रूप से माता द्वारा मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक सहयोग मिले, ये आवश्यक है आरंभिक चरण के लिए। 51 के लिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। परिपक्वता का तात्पर्य क्या है? बालक की वृद्धि और उसका विकास है, जो दोनों साथ साथ होते हैं। इसका तात्पर्य केवल समृद्धि से है, केवल विकास से है, केवल संवेगात्मक विकास से संबंधित। परिपक्वता का मतलब है बालक की वृद्धि और उसका विकास जो साथ साथ होते हैं, तभी कहते हैं आपका लड़का, आपका बच्चा मेच्योर हो गया, यानी उसका वृद्धि और विकास ठीक तरीके से लगभग लगभग हो रहा है और ये मेच्योर हो गया, ये कहावत है, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 है, बालक द्वारा उत्तम और बुरा, अच्छा और बुरा, सही और गलत, तो ये नैतिक क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, विद्यालय के बाद बालक के शिक्षण में निम्नांकित में से किसकी भूमिका अहम होती है? गृह, परिवार, जनसंचार माध्यम, अध्यापक। विद्यालय के बाद बच्चा कहाँ जाता है? विद्यालय के बाद बालक के शिक्षण में किसकी भूमिका अहम होती है? देखिए ये क्वेश्चन, इसके आंसर से हो सकता है आप संतुष्ट ना हो, है ना। इसका आंसर दिया गया है जनसंचार माध्यम, परिवार को नहीं दिया गया है, परिवार की भूमिका कम है। जनसंचार माध्यम, मीडिया के माध्यम से बच्चा सीखता है विद्यालय के बाद। सही है या गलत है, बहुत ज्यादा आप संतुष्ट नहीं होंगे इस आंसर से, बट केवीएस का आंसर यही इस पर माना गया है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 56। 55 हो चुका है, ये कौन सा क्वेश्चन? 54 था, 55 कहाँ गया? अच्छा ये 55। निम्नांकित में से क्या किशोर की मानसिक विशेषता हो सकती है? किशोरावस्था में क्या सबसे ज्यादा दिक्कत आती है? क्राइसिस पीरियड, इंग्लिश में देखिए आप, सबसे संघर्ष तूफानी अवस्था होती, कई प्रकार की समस्याएं इस अवस्था में होती हैं। 55 के लिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, संकटकालीन समयावधि। ये जो पीरियड है संकटकालीन, शुद्ध हिंदी लिखा गया इसलिए थोड़ा पढ़ने में लग रहा है कि ये इसका आंसर कैसे होगा। काफी संघर्ष से जूझते हैं, इसमें बुरी चिंताएं घेर लेती है, संवेगात्मक रूप से परेशान रहता है बच्चा, समझ में नहीं आता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे अपनी बातें शेयर करनी है किससे नहीं करनी, क्या सही है क्या गलत है, करियर के लिए क्या सही है, किस स्ट्रीम से उसको पढ़ाई करनी है, साइंस साइड, आर्ट साइड, किस सब्जेक्ट से उसको पढ़ाई करनी है, सब चीजें। अधिगम सामान्यतः किस रूप में समझा जाता है? ज्ञानार्जन, परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार, कौशल विकास, प्रकृति की समझ। अधिगम का मतलब है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, यानी परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार। 56 के लिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बिहेवियरिज्म, परिपक्वता पर, संवेदी प्रत्यक्षीकरण पर, उद्दीपन अनुक्रिया, अभिवृत्ति परक परिवर्तन। सही जवाब होगा, देखिए व्यवहारवादी है और ये किस पे जोड़ देते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। पावलाव, थॉर्नडाइक, इन सबको आपने पढ़ा होगा। 58 है यहाँ पर, कक्षा अधिगम में निम्नलिखित में से रचनावाद का उदाहरण क्या हो सकता है? मौखिक परीक्षण, सहभागितापूर्ण सामूहिक कार्य, प्रयोग का प्रदर्शन, कागज पेंसिल परीक्षण। ठीक है, ग्रुप वर्क, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, यहाँ पर सहभागिता, सामूहिक कार्य रचनावाद का उदाहरण है। 59 देखिएगा, कक्षा में अध्यापक में अनिवार्यता निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? संप्रेषण की योग्यता, सहिष्णुता, प्रेरित करने की योग्यता, समझने की योग्यता। कक्षा के अंदर टीचर में कौन सा गुण होना चाहिए? 59, एबिलिटी टू इंस्पायर, मोटिवेट, प्रेरित करने की योग्यता। हालांकि संप्रेषण की योग्यता भी बहुत जरूरी है, कम्युनिकेट करने की, बट ये नहीं भी होगी, इनका ये मानना है तो चल जाएगा, लेकिन आप बच्चे को इंस्पायर कर पाए, वरना आप कुछ भी बोल रहे होंगे बच्चा आपको ध्यान से सुनेगा ही नहीं, मोटिवेट नहीं होगा तो नहीं सुनेगा। आप बोले जा रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, बट वो शोर कर रहा होगा, वो पढ़ाई के महत्व को, शिक्षा के महत्व को नहीं समझेगा, तो इसलिए सबसे पहले आप उसको प्रेरित करेंगे, ये गुण होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर, बालक में अधिगम के लिए अनिवार्य कारक क्या है? अधिगम के लिए आईक्यू लेवल होना चाहिए, है ना, न्यूनतम बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नांकित में से क्या अधिगम में बालक में विश्वासवर्धक का कार्य कर सकता है?
नियमित आकलन और प्रोत्साहन, पुरस्कार और प्रोत्साहन, नियमित रूप से माता पिता से संवाद या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस। सबसे जरूरी है कि आप आकलन करें। आकलन से आपको पता चलेगा कि बच्चा गलती कहाँ पर क्या कर रहा है, आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, टीचर कहाँ पे गलती कर रहा है। फिर आप उसको अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करिए और जो गलती हुई उसको सुधार करने के लिए उपचारात्मक कार्य करिए। तो नियमित आकलन और प्रोत्साहन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, आईसीटी टूल का क्या प्रयोग है, क्या लाभ है? कल्पना शक्ति बढ़ाती है, उत्सुकता बढ़ती है, इसके फलस्वरूप अधिगम और ठहराव बढ़ता है, सूचकांक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर जो भी हो 62 है। तो इसके फलस्वरूप अधिगम बढ़ता है, इनहेंस लर्निंग एंड रिटेंशन, अधिगम और ठहराव बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिएगा, टीएलएम का तात्पर्य किससे? फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। 63 में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 64वां प्रश्न, पाठ योजना का अनिवार्य घटक क्या? सबने टीचिंग किया होगा डीएलएड या बीएड के दौरान, तो क्या निष्कर्ष निकलता है जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, फिर लास्ट में आउटकम निकलता है, लर्निंग आउटकम, कि इसके आगे हम क्या सीखेंगे, अधिगम प्रतिफल इसको कहते हैं। एनईपी 2020 में निम्नांकित में से किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया? ये प्रश्न लगभग हर सेट में पूछा गया है, नया टॉपिक ऐड किया गया था केबीएस के द्वारा, तो लगभग हर सेट में पूछा गया 2025 तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, किसके फलस्वरूप कक्षा में अधिगम में वृद्धि होगी? बताएं। अगर माहौल अच्छा मिलेगा कक्षा में तो बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा और अधिगम में वृद्धि होगी। निम्नांकित में से किसका अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? ब्लैक बोर्ड पर खराब हस्तलेखन, शिक्षण सामग्री, गैर आरामदेह फर्नीचर। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट नेगेटिवली ऑन लर्निंग? किसका सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए? क्वेश्चन नंबर 67 के लिए अंतिम विकल्प अर्थात चौथा विकल्प। पूर्वाग्रह से अगर विकसित हैं, ग्रसित हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं विद्यार्थियों के प्रति। अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए? शिक्षार्थियों के अनुकूल हो, प्रायोगिक विधि हो, असमांग शिक्षार्थियों के अनुकूल हो, व्याख्यान विधि। कैसी शिक्षण विधि का आप प्रयोग करेंगे? सूट्स टू हेटेरोजीनियस क्लिंटेल, यानी इसका मतलब हो गया बहुजातीय है, जो सबके लिए हो, किसी एक विशेष के लिए ना हो, सभी के लिए हो। ठीक है, समावेशी शिक्षा जैसा की बात करती है, ठीक है, सबके लिए हो, जो डिफरेंट बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए भी हो। कक्षा में अध्यापक को ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जो असमांग सेवार्थियों के लिए भी अनुकूल हो। सामान्य वाला बच्चा तो समझ ही जाएगा, है ना, विषम जो बच्चा है उसके लिए भी अनुकूल है। अगला 69वां प्रश्न है, अधिगमकर्ता निम्नांकित में से किसमें सक्रियता पूर्वक अंतर्ग्रस्त होता है? रचनात्मक शैली, प्रकृतिवादी शैली, व्यवहारवादी शैली, यथार्थवादी शैली। क्वेश्चन नंबर 69 आंसर हो जाएगा रचनात्मक शैली, क्योंकि सक्रियता पूर्व की बात कही जा रही है, एक्टिव रहे जिसमें बच्चा, ये होता है आपका रचनात्मक शैली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से किसमें अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है? प्रसक्तवाद, रचनावाद, व्यवहारवाद। देखिए इसमें निष्क्रिय तो नहीं रहता है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। क्वेश्चन नंबर 71, समावेशी शिक्षा क्या है? दिव्यांग बालकों के लिए विशेष शिक्षा, एक ही कक्षा के सभी बालक भले ही जिस जाति धर्म पंथ के हो। यही क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया, देख लीजिए आप लोग। एक ही कक्षा के सभी बालक किसी भी जाति धर्म पंथ धार्मिक शारीरिक योग्यता से उनको एक समान अवसर मिलना चाहिए। बहत्तर, निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से वह वर्ग के दिव्यांग बालक निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के हकदार है। पीडब्ल्यूडी जो एक्ट था 2016 उसके हिसाब से 6 से 18 वर्ष निःशक्त, ठीक है, क्योंकि ये नियम जो थे वैसे नॉर्मल तो 6 से 14 वर्ष है, लेकिन पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार जो डिसेबल चिल्ड्रन है उनके लिए ये एज का क्राइटेरिया 6 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73, दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों के निवारण में स्कूल की क्या भूमिका है? सहानुभूति, परानुभूति, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना। यही हो जाएगा, समान अवसर प्रदान करना। 74वां प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक कुशलता, मनोप्रेरित शारीरिक कुशलता, सामाजिक व्यवहार परक कुशलता या फिर मनोवैज्ञानिक सामाजिक कुशलता। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ? संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक कुशलता। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस उपाय से स्कूली बच्चों के मानसिक विकार को दूर किया जा सकता है? केमोथेरेपी, व्यवहारात्मक उपचार, रेडियोथेरेपी या संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 75, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76, मानसिक स्वास्थ्य विकार में हाइड्रोसेफेलस का क्या तात्पर्य है? हाइड्रोसेफेलिस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 76 आंसर हो जाएगा, ये एक कपाली विसंगति जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क में द्रव का संग्रहण होता है, फ्लूइड जो है ब्रेन में जमा होने लगता है, जिसी को कहते हैं हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 है, बालकों में मानसिक रुग्णता के निवारण हेतु स्कूल में आज के समय में किस चीज की आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर
77 77वां प्रश्न। व्यावसायिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की नियमित तौर पे नियुक्त की जाने की। देखिए इस टाइप के प्रश्न लगभग हर पेपर में पूछे गए हैं। जो किशोरावस्था में बच्चा होता है, मानसिक रुग्णता से अगर वो ग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट की जाए किसकी, काउंसलर की, जो काउंसलिंग देते हैं, प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलिंग देती है, उनकी नियुक्त की जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ 78। समाज में सौहार्दपूर्ण गृह विद्यालय संबंध कैसे सुनिश्चित किए जाने चाहिए। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 के लिए, विद्यालय के कार्यक्रमों में माता पिता की नियमित भागीदारी हो तभी गृह विद्यालय संबंध सुधरेगा। मतलब ग्रह का मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स, गार्जियंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79। सामुदायिक केंद्र से बालक निम्नांकित में से कौन सा गुण विकसित होगा। सेवेंटी नाइन का आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। ठीक है, सामुदायिक केंद्र जो होते हैं, कम्युनिटी सेंटर, वहां पर जब आप बच्चों को ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें आपस में सामाजिक, सोशल, कि हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है, समाज में क्या चीजें जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80। सामुदायिक अधिगम निम्नांकित में से किसका कार्य करेगा। औपचारिक अधिगम, पूरक अधिगम, विद्यालय अधिगम का प्रतिस्थापन अधिगम, अनौपचारिक अधिगम। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए यहाँ पर पूरक अधिगम, सप्लीमेंट्री लर्निंग का काम करेगा। अगर आप कम्युनिटी में ले जाकर के बच्चों को सिखाते हैं तो ये पूरक अधिगम का काम करेगा, क्योंकि जो समुदाय के लोग होते हैं वो भी बच्चे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और बच्चे जो है वो समुदाय के लोगों से चर्चा करके भी सीखते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यालय के नेता का अनिवार्य गुण क्या है। क्वेश्चन नंबर 81। टीम बिल्डिंग हो। ठीक है, मतलब टीम निर्माण में निपुण हो। अगर विद्यालय का जो नेता है, स्कूल लीडर या हेडमास्टर, प्रिंसिपल जो है, टीम वर्किंग अच्छे तरीके से करता है। 82 देखिएगा, विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज मोर इफेक्टिव। कौन सा जो है नेतृत्व शैली अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होती है। नौकर नेतृत्व, रूपांतकारी नेतृत्व, विभक्तपूर्ण नेतृत्व। यहाँ पर शुद्ध हिंदी में ना समझ में आए तो यहाँ पर देखिए, सर्वेंट लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप ऐसी हो जो कुछ ना कुछ परिवर्तन लाए, है ना, रूपांतरकारी नेतृत्व, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 83 देखिएगा, इन दिनों अधिकांश विद्यालयों में निम्नांकित में से किसका अभाव है। उत्तम बालक बालिकाओं का, प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यालय के नेता प्राचार्य का, प्रभावशाली अध्यापकों का, या फिर निधियों का। क्वेश्चन नंबर 83 और आंसर हो जाएगा 83 के लिए लीडर का, विद्यालय के नेता प्राचार्य का। क्योंकि नेता लोग क्या है, प्राचार्य जो बन जाता है फिर अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता है, पूरा भौकाल, उसका अलग ही फिर नेता नगरी चलने लगता है। मतलब एक नेता ये वाला होता है, स्कूल का नेता, फिर वो जुड़ जाता है राजनीति से कहीं ना कहीं। तो ये जो देखा गया है विद्यालयों में, इस चीज का अभाव है। प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यालय के नेता अन्य सब काम करेंगे, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसका अभाव देखा गया। 84 देखिएगा, आप अपने विद्यालय के लिए निम्नांकित में से किसे उत्तम भविष्य लक्ष्य कथन के रूप में अंगीकार किए जाने का सुझाव देंगे।
कौन सा एक स्टेटमेंट है जो आप कहेंगे बच्चों से? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बड़ा स्वप्न देखें, लक्ष्य की बजाय अंतर्ग्रस्त प्रक्रम पर ध्यान केंद्रित करें, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, प्रयोजनमुखी, मूल्योन्मुखी। ड्रीम बिग एंड फोकस ऑन प्रोसेस रेदर देन गोल। ठीक है, बड़ा स्वप्न देखें, लक्ष्य की बजाय, रेदर देन गोल, यानी अंतर्ग्रस्त प्रक्रम पर ध्यान केंद्रित करें। सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन फोकस करें आप प्रोसेस पे, प्रक्रिया पे, प्रक्रम, पहला सही हो जाएगा। 85 है, विद्यालय के कैलेंडर का क्या प्रयोजन? जो टाइम टेबल होता है, स्कूल कैलेंडर होता है, क्या सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, या फिर सह पाठचर्या कार्यकलाप की योजना बनाने के लिए, छुट्टी के लिए, या फिर निर्धारित समय सीमा के भीतर समुन्निदिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए? प्रश्न संख्या 85 का आंसर हो जाएगा 85 के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर जो भी कार्य उसको पूरा करने के लिए टाइम टेबल बनाया जाता है, ताकि उस टाइम टेबल के हिसाब से चीजों का क्रियान्वयन किया जा सके और विद इन टाइम में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। 86 से विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक संघ की क्या भूमिका है? PTE, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन जो होते हैं, उनका रोल क्या है? वित्तीय संसाधन जुटाना, दोष ढूंढना नहीं, प्रगति में सहायता मिलती है, साथ ही साथ सकारात्मक माहौल मिलता है। तो इन दोनों में ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो पहला ज्यादा पावरफुल है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद्यालयों में प्रातःकालीन असेंबली की क्या सार्थकता है? जो स्कूल प्रेयर होती है सुबह सुबह, उसका क्या मतलब होता है, क्यों कराई जाती है? नैमित्तिक कार्य में सहायता, हितधारकों की सूचना संप्रेषित होती है, मूल्य प्रणाली का संवर्धन होता है, प्रशासनिक अपेक्षा का भाग नहीं। प्रमोट वैल्यू सिस्टम अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, बालकों में मूल्य प्रणाली का संवर्धन होता है। 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इनहेंस लर्निंग इन क्लासरूम? यानी निम्नांकित में से किन कारकों के फलस्वरूप कक्षा में अधिगम में वृद्धि हो सकती है? सामूहिक विमर्श के माध्यम से, श्रव्य दृश्य उपकरणों के माध्यम से, स्वपठन के माध्यम से, व्याख्या विधि के माध्यम से। ये सभी माध्यम ऐसे हैं जिसके द्वारा अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन बेस्ट आपको ढूंढना है। बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन सबसे ज्यादा जो अधिगम वृद्धि देखी गई वो ग्रुप डिस्कशन से बच्चों को बेनिफिट मिला। सिर्फ श्रव्य दृश्य उपकरण से नहीं, बच्चा अपने में ही बिजी रहेगा, देखेगा, मन करेगा, नहीं देखेगा, उपकरणों का प्रयोग करेगा, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में क्या है, एक दूसरे से बच्चा डिस्कस करके सीखेगा। 89 देखिएगा, निम्नांकित में से किस प्रकार का अभिप्रेरण अधिगम के लिए प्रभावी होता है? आपको अधिगम करना है, आपके मम्मी पापा आपको कह रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, टीचर कह रहा है तब भी मन नहीं लग रहा है। जरूरी क्या है, आप खुद से सेल्फ मोटिवेशन हो, तो हम कहते हैं अंतर्भूत, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, अंतर्भूत, सेल्फ मोटिवेशन आप कह सकते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, प्रतिपुष्टि क्रिया विधि की क्या सार्थकता है? फीडबैक, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक? प्रतिपुष्टि क्यों दिया जाता है, फीडबैक क्यों दिया जाता है? ताकि आप अपनी गलतियों को निरीक्षण करके सुधार करें, इसलिए दिया जाता है फीडबैक। 90 के लिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। 91 है, परख क्या है? परख एक कार्यक्रम है और इसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय अभियोग्यता परीक्षण से, शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन से, परख। क्वेश्चन नंबर जो भी हो 91 सही जवाब होगा। 91 के लिए शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन से संबंधित है ये परख।
अगला प्रश्न देखिएगा 92 देखिएगा। व्हेन वाज सार्जेंट कमीशन सेटअप इन इंडिया? भारत में सार्जेंट आयोग का गठन कब किया गया? सार्जेंट आयोग का गठन 92 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 1944 में। अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा उपरांतित प्रतिरूप क्या है? ये तो क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछा गया है। 93 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो 5 + 3 + 3 + 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे का शिक्षण निहित है? नाइन्टी फोर, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 तक निशुल्क शिक्षा का उपबंध किसमें निर्धारित किया गया है? 95। 95 में आंसर हो जाएगा आरटी एक्ट 2009। 96 देखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का आकलन का मतलब क्या होता है? भाई गलतियों को हम पहले पहचानें और फिर इसको सुधार करें, मापन और सुधार। अगला प्रश्न देखिएगा। आरटी एक्ट द्वारा विद्यालयों में किस वय वर्ग का सुझाव दिया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा विद्यालयों में किस वर्ग? क्वेश्चन नंबर 97 में आपका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक। 98 की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। दो हजार, ये क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीट हुआ है। 98 की अगर हम बात करें, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 2025। 99 देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में शिष्य अध्यापक का नया अनुपात कितना होना चाहिए?
क्वेश्चन नंबर 99 में आंसर हो जाएगा 25:1। आर्थिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों की बात कही जा रही है, इस चीज को अंडरलाइन करिएगा और याद करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 100, शिक्षा का क्या प्रयोजन? जीवन निर्वाह के लिए आय अर्जित करना, जीवन में रूपांतरण, प्रकृति को जानना, सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करना। शिक्षा का प्रयोजन रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। 101 पैराग्राफ फिर से क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवन की कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए। देखिए पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि कठिनाइयों को कम करने के लिए सार्थक श्रम करना चाहिए, तो पहला हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से वही है क्वेश्चन, भाग्य का दूसरा नाम क्या है? तो भाग्य कठिन परिश्रम का दूसरा नाम। 103 देखिएगा, प्रश्न संख्या 103 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से श्रम से क्या नहीं मिलता? श्रम से क्या नहीं मिलता? आत्मीय सुख मिलता है, शांति मिलती है। आत्मीय सुख मिलता है, शांति मिलती है और प्रसन्नता भी तो मिलेगी, प्रसिद्धि नहीं मिलती। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 104 देखिएगा, विश्व में आगे बढ़ने वाले देशों की सफलता का रहस्य क्या है? कठिन परिश्रम किया जापान ने, तो कठिन परिश्रम। 105 देखिएगा, पूछा रहा है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के नागरिकों ने अपने देश के विकास के लिए क्या किया? मैं गलत टिक कर दिया क्या मैंने? 104 सही तो है, कठिन परिश्रम किया। 105 अपने देश के लिए क्या किया? कठिन श्रम किया। 106 में पूछा जा रहा है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वामांगी जो है ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। वामांगी जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये पत्नी का पर्यायवाची। पत्नी अलग है, ठीक है, भार्या, अर्धांगिनी। स्त्री, स्त्री अलग शब्द है, स्त्री पुरुष वाला हो गया ना। तो यहाँ पर ये तीनों जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं, पत्नी नहीं। बहुब्री समास का उदाहरण क्या है? 107 पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। काष्ठ, कुपुत्र, कुष्ठ, कोयल। क्वेश्चन नंबर 108 में आपका सही जवाब हो जाएगा कोयल। तो 8 के लिए चौथा विकल्प। 109 देखिएगा, हर्ष का विषाद विलोम दिया गया है, सुलभ का दुर्लभ, व्यष्टि का समष्टि, लुप्त का पर्याय। लुप्त का प्राप्त, देखिए उल्टा दिया गया है। लुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट, प्रकट होगा। प्रकट होना, लुप्त होना। अगला देखिएगा, गुणवाचक विशेषण नहीं है। पापी, स्थानीय, अधूरा, सुनहरी। अधूरा जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं, परिमाणवाचक में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वर संधि नहीं है। सदानंद में व्यंजन संधि है। 112 देखिएगा, आसमान टूट पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 112, बड़ी विपत्ति आना। एक माँ की बेबसी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? देखिए एनसीईआरटी की डायरेक्ट किताब से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हिंदी की जो एनसीईआरटी की किताब है कक्षा 3, 4, 5 में जो पढ़ाई जाती है उसको भी आपको पढ़ना है। जब भी वैकेंसी आएगी आपको हम उसकी थ्योरी और सारा कुछ कराएंगे। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ऑन करें और शेयर करें कम से कम एक एक लोगों को।
जो भी लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं करेंगे। कुंवर नारायण की रचना है ये, एक माँ की बेबसी, ये कुंवर नारायण की। 114 देखिएगा, राख की रस्सी ये कैसी रचना है? लोककथा है, लोकगीत है, लोकनाट्य है, लोक नृत्य है? 114 ये लोक कथा है, राख की रस्सी। मुफ्त ही मुफ्त रचना के मूल रचनाकार हैं ममता पंड्या। 116 किरमिच की गेंद किसकी रचना है? कल्पनाथ सिंह, शांता कुमारी जैन, अलेक्सांद्र रस्किन, शमशेर बहादुर सिंह। किरमिच की गेंद जो है शांता कुमारी जैन की रचना है। 117 टिप टिपवा के रचयिता कौन है? रामनंदन, तारा बेगम, गिरजा रानी अस्थाना, हरिवंश राय बच्चन। टिप टिपवा के रचयिता गिरजा रानी अस्थाना। 118 देखीबाज मक्खी रचना के आधार पर बताइए कि मक्खी ने हाथी से प्रणाम करने के लिए कहा तो शेर ने क्या किया? ये क्वेश्चन जो है इसको केवीएस ने ड्रॉप कर दिया था, इसका गलत आंसर होगा या जो भी रहा होगा इसको ड्रॉप कर दिया था, कि हटा दिया था। ना वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? ता था दा धा ना, दंत, ना ना बोल करके देखिए। 120 है, भालू ने खेली फुटबॉल के आधार पर बताइए कि शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? भालू ने उसे पैर में हवा से उछाल दिया था, इसलिए शेर का बच्चा दहाड़ा। 121 में पैराग्राफ है, पैराग्राफ से आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पैराग्राफ पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही। द मदर लास्ट प्लेड ढोलक, माता जी के बारे में बात कही जा रही है कि उन्होंने आखिरी बार ढोलक कब बजाया? नैरेटर्स, वेडिंग, फंक्शंस, संगीत सेरेमनी या फिर चाय? तो यहाँ पर कहा जा रहा है एवरी टाइम माई मदर हेयर्स अ ट्यून और सॉन्ग हर हैंड्स इंस्टिंक्टिवली start tapping to the beats, the table, laptop or book become her instrument. She has been wanting to get a dholak for a long time, but I didn't understand why. And forget about her request. I have a vivid memories of her playing a dholak someone संगीत पार्टी। लास्ट टाइम उन्होंने संगीत पार्टी में जो है सुना था। यहाँ पर संगीत सेरेमनी तीसरा विकल्प 121 के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124वां प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट दिया गया है ए और बी। द मदर सॉट हर इंटरेस्ट इन ढोलक भाई, मतलब माता जी में जो है ढोलक का इंटरेस्ट कैसे आया? टैपिंग अ टेबल और लैपटॉप, आस्किंग फॉर अ ढोलक मैनी टाइम। 122 देखिए, फिर आगे कहा जा रहा है बोथ आर रॉन्ग बोथ आर राइट। यहां पर दूसरी लाइन में था हर हैंड्स starting tapping, her hands instinctively start tapping to the beats the table, laptop और books become। वही तो यहाँ पर दिया गया है, टैपिंग अ टेबल और लैपटॉप, ठीक है। आस्किंग फॉर अ ढोलक मैनी टाइम, देखिए यहाँ पर सी हैज बीन वांटिंग, वांटिंग मतलब उनको चाहिए था या आस्किंग या उन्होंने कहा ढोलक, यानी उनको ढोलक चाहिए था। तो ये दोनों ही बातें सही है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 123वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है हर डिजायर टू गेट अ ढोलक resurfaced when she passed a musical instrument shop, heard a sound of ढोलक in neighborhood, came to know that a ढोलक did not cost, मतलब ढोलक बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, या realized that could borrow one from a neighbor। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका आंसर करिए। वारो का मतलब यहां पर हो जाएगा वोरो, उधार मांग करके लाना, ठीक है। क्वेश्चन है हर डिजायर टू गेट अ ढोलक, मतलब उनके अंदर ये ढोलक वाली डिजायर कहां से आई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पैराग्राफ में ही है इसका आंसर, समझना पड़ेगा, खोजने का प्रयास करिए आप भी। नेबरहुड,
समवन हैड अ ढोलक, आई वाज इमीडिएटली सेंट टू बोरो, ये देखिए ना, फॉर अ फ्यू डे मतलब कुछ दिनों के लिए मांग लाया, तो यहाँ पर ये होना चाहिए। देखते हैं 123, ठीक है 123 में चौथा हो जाएगा रिलाइड सी कुड बोरो वन फ्रॉम नेबर। 124 सी शेयर्ड हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक विद द नरेटर, हर मदर, हर सिस्टर, हर फ्रेंड्स। पढ़िए देखिए कहाँ पर मिल रहा है। सी आस्क्ड टू मी कॉल अप हर सिस्टर, सो तो यहाँ पर हो जाएगा सी शेयर्ड हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक विद हर सिस्टर। सिस्टर के बारे में बात की, फ्रेंड के बारे में, मदर के बारे में बात नहीं की गई। पैराग्राफ 125वां प्रश्न है आई हैव वेव मेमोरीज ऑफ, इसका मीनिंग आपको बताना है। अच्छा, द अंडरलाइन वर्ड डज नॉट मीन, यानी 3 हैं ऐसे जो मीनिंग होगा इसका और एक नहीं होगा। एक कौन सा अर्थ, एक इसका सिनोनियम कौन सा नहीं, ऐसे आप कह सकते हैं। VAGUE इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, क्लियर ना होना, अस्पष्ट या अनिश्चित। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 के लिए क्लियर, है ना। ये इसका सिनोनियम नहीं है क्योंकि इसका मतलब तो क्लियर हो गया, और जो ऊपर वर्ड दिया गया है उसका मतलब होता है हमने आपको बताया अस्पष्ट। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 126, इसमें क्या करना है? एरर पहचानना है। क्वेश्चन क्या है? द शोल्डर डिसाइडेड टू क्विकली फायर बैक एट द एनिमी हैज एन एरर इट। इसमें आपको एरर देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। द शोल्डर डिसाइडेड टू क्विकली, 126 में आपका उत्तर हो जाएगा टू क्विकली, यहां पर नहीं होगा, डिसाइडेड ऑलरेडी है, तो बी पार्ट में यहां पर एरर है। अगला प्रश्न 127वां देखिएगा, कुड आई आस्क योर फेवर टू लेंड मी सम मनी। तो 27 सही जवाब होगा। इसमें जो एरर है दूसरे पार्ट में, योर फेवर। 128 देखिएगा, टेंस पहचानना है कौन सा है। आई एम वर्किंग, वर्किंग मैं कार्य कर रहा हूं, यानी इसमें कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से एक और है शैल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किसमें होता है? बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। 129 में जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। 130 वॉइस, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड करेक्टली। वही एक्टिव पैसिव वॉइस है, किसमें सही दिया गया है? सी हैज रेज्ड द मैटर विद हिम। क्वेश्चन नंबर 130 हो जाएगा इसका, द मैटर हैज बीन रेज्ड विद हिम बाई हर। सी है तो हर हो जाएगा सी का। द मैटर हैज बीन रेज्ड, हैज का हैज बीन रेज्ड विद हिम बाई हर। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, विल यू अटेंड द पार्टी का पैसिव वॉइस क्या होगा? 131 विल द पार्टी बी अटेंडेड बाई यू। 132 देखिएगा, रेपुटेशन एक वर्ड है और इसका सिमिलर वर्ड देखना। रेपुटेशन का मतलब होता है एक तरीके से प्रसिद्धि, इसका हो जाएगा फेम, जो फेमस वर्ड होता है।
133 से इसी तरीके से एक वर्ड दिया गया है फैनेटिकल, है ना, फैनेटिकल है ये, फैनेटिकल ये वर्ड दिया गया है और इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है। फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टर, एक कट्टर समर्थक है हम, वही वाला। इसका क्या होगा? फैनेटिकल, फैनेटिकल, फैनेटिकल का आपका सही जवाब हो जाएगा एक्सट्रीमिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन 133 के लिए होगा। 134 है शाय, अपोजिट मीनिंग बताना। शाय का मतलब क्या होता है? शर्माना, शर्मीला, और इसका अपोजिट हो जाएगा 134 में इम्पुडेंट, इम्पुडेंट। बोलिए, साथ में बोलने से क्या होता है? प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। बेशरम, मुंहजोर। एक और वर्ड है, इसका अपोजिट आपको बताना है, ठीक है। ये वर्ड दिया गया है शॉबर, का मतलब होता है गंभीर, और इसका अपोजिट हो जाएगा 135 में एक्साइटेड। एक कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ अच्छी खबर आई या कुछ भी हुआ, रिजल्ट आ गया, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसे भी लोग होते हैं जो गंभीर रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सौ छत्तीस देखिए, इसमें जो है कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जो ग्रामेटिकली सही हो। 136 में आपका उत्तर हो जाएगा DBAC। What then are the prospect of a nuclear weapon free environment? थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 137। इसमें भी आपको कंप्लीट एक सेंटेंस बनाना है। वन 37 में आंसर होगा इट इज इन एन ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड दैट वी शुड जज थिंग्स। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सो 38 देखिएगा, नरेशन है। द टीचर सेड व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। तो 38 में आपका सही जवाब होगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई शी हैड डन हर होमवर्क, हैड नॉट डन हर होमवर्क। 139 में आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। ही गेव डैश दैट ही कैन नॉट सक्सीड। गेव अप, गेव इन, गेव आउट, गेव ऑफ हो जाएगा गेव आउट। 39 में थर्ड ऑप्शन। 140 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल प्रीपोजिशन। दिस प्लान विल गो डाउन, अप, इन, इनटू, डाउन विद फॉर्मर्स। 141 मैथ से क्वेश्चन है। 141 से 160 तक, फिर आगे ईवीएस रहेगी। 10 करोड़ को आप कैसे लिखेंगे रोमन अंक में? यानी जैसे, हाँ, रोमन ही अंक कहेंगे इसको। तो 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। हमें कितना करना है? कितना क्या? 10 करोड़, है ना, 10 करोड़।
10 करोड़ का मतलब हो गया 100 लाख या 1000 लाख। सोचने वाली बात है। अगर आपको नहीं आता है रोमन अंक तो अगली बार जब पेपर देने जाइएगा तो पढ़ करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बने हैं। लगभग हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। 100 मिलियन, 100 मिलियन यहाँ पे हो जाएगा 100 मिलियन, 100 से गुणा की 100 मिलियन हो गया, इधर हो जाएगा 1000 लाख। 1000 लाख का मतलब हो जाता है 10 करोड़। भाई 1 करोड़ में 100 लाख होता है, 1 करोड़ में 100 लाख होता है, तो 1000 लाख का मतलब क्या हुआ? 10 करोड़। 10 करोड़ यानी आपका आंसर होगा 10 करोड़ जो है किसके समान? 10 करोड़ 100 मिलियन के समान। देखिए अगला एक और है रोमन से। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो आप जानते हैं यहाँ पर 1947। पहले आप 1900 लिखिए फिर 47 लिखिए। 1900 कैसे लिखेंगे? एम जो है ये 1000 को प्रेजेंट करता है, सी जो है ये 100 को प्रेजेंट करता है, एल जो है ये 50 को प्रेजेंट करता है। 1900 लिखने के बजाय पहले हम 2000 ना लिख लें सीधे सीधे। 2000 का मतलब यहाँ पर हमने एम लिखा, ये 1000 हो गया, फिर ये एम लिखा, ये 2000 हो गया। लेकिन 2000 में से 100 कम है तब तो 1900 होगा। तो 100 कम करने के लिए हम यहाँ पर पहले सी लगा देंगे। इस वाले से 100 कम हो गया तो ये 900 हो गया, ये 1900 हो गया। एम सी एम का मतलब हो गया 1900। अब 47 को लिख लीजिए। 47 को तो लिखना आसान है। एम सी एम एक्स 50, 50 में 3 कम है ना। एल जो है किसको प्रेजेंट करता है? 1900 तो आपने लिख लिया। अब 47 अंक, 47 आपको लिखना है। 47 अंक आपको लिखना है। इसके लिए एक्स जो है ये 10 को प्रेजेंट करता है, एल जो है ये 50 को हमने पहले ही बताया, और डी जो है ये 500। तो 500 की तो जरूरत है नहीं, हमें लिखना क्या है? 47 लिखना है। तो 47 को हम लिख लेंगे आराम से। एल ई ये 7 हो गया, और एल से आपका हो गया 50। ठीक है, 50 में आपका कितना कम करना है? 10 कम करना है। 10 कम, जितना कम करना होता है वो पहले लगाते हैं। 57 में 10 कम हो गया, 47 हो गया। तो हम टोटल कैसे लिखेंगे? एम सी एम ये 1900, एक्स वी ये 47 हो गया, एक्स एल बी है ये 47। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है। अंकों की संख्या बनानी है। अंक दिए गए हैं 2, 3, 5, 9 और 0। ये भी सेम पैटर्न है। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? 9, 5, 3, 2, 0, 95, 320। छोटी संख्या क्या बनेगी? सबसे छोटी है 2, 2 के बाद 0 ले लेंगे, फिर 3, 5, 9। अंतर पूछ रहा है, घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 3 गया 9, 4, 7, 74, 961 दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। 143 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 535 से पूर्णतः विभाजित है, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9, 9 भाग दे दीजिए 535। कितनी बार जाएगा? एक बार। 2 बार करेंगे ज्यादा हो जाएगा। 5, 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 बता देंगे। 5 अट्ठे 40, 8 बार लगा लेते हैं। 8 पंचे 40, हासिल लगा 4, 8 तीन 24, 4 28, 8 पंचे 40, 40, 9, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3। एक बार अभी और 9 लेंगे। 2599 6 बार लगा लेंगे। 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, 18, 3 21, 6 पंचे 30, तो 32, 9, 8, 4, 489। अब 489 अगर हम इसमें से घटा देंगे, मतलब ये शेष बच रहा है, और ये घटा देंगे तो पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। तो 9, 9, 9, 9, 5 बार, 4, 8, 9, 0, 1, 5, 99, 510 दूसरा विकल्प सही होगा।
तीन क्रमागत संख्याओं का योग 3000 है। जैसे तीन क्रमागत संख्याओं का योग हम कहें कि 4 है, 1 2 3, ये क्रमागत संख्या हुई है ना। तो इनका योग क्या हो गया, 2 1 3 3 6। तीन क्रमागत संख्याओं का योग अगर 6 तो संख्या 1 2 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच अंतर 1 का ही होना चाहिए, डिफरेंस जो है 1 का होना चाहिए, तभी संख्याएं तो क्रमागत कही जाएंगी तीनों संख्याओं। यहाँ पर ऐसी संख्या यही है 999, 1000, 1001, जोड़ लीजिए 3000 आ जाएगा क्रमागत संख्या। 1 लीटर पेट्रोल से 16.5 किलोमीटर जाती है, तो 7.5 लीटर से कितनी जाएगी, गुणा कर दीजिए। अब गुणा करने में दशमलव में गलती मत करिएगा, कर लीजिएगा गुणा, कितना आएगा, चौथा ऑप्शन 123.75 हो जाएगा। एक घनाभकार बर्तन 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर ऊंचा है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 40 60, ऊंचाई कितनी है 40 है, तो ये 40 है। इसमें पानी कितना भरा हुआ है 20, ये तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। कितना और पानी भरे कि पूरा भर जाए, पूरा 40 है, ठीक है, इतना भरा हुआ है पहले से। इतना पानी भरा हुआ है, पूछ रहा है कि कितने लीटर और भरा जाए कि पूरा भर जाए। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब करना क्या है आपको, क्षेत्रफल निकाल लेना है, सॉरी आयतन निकाल लेना है ना। पूछ क्या रहा है, एक मिनट, घनाभकार बर्तन की ये, ठीक है, ऊंचाई भरा हुआ, पूछ रहा है कितना और कितने लीटर और पानी भरा जाए, तो हम निकाल लेंगे इसको, L गुणे बी गुणे एच, 40 गुणे 60 गुणे, अभी कितना है 20 है, तो हम 20 ही तो लेंगे इसमें, बाकी भरना है हमको। 4 6 24 गुना 48, कितना आ गया 48 के बाद 3 जीरो, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 48,000 आ गया। ये 48,000 आया है सेंटीमीटर में, लेकिन हमें निकालना क्या है, पानी लीटर में निकालना है, तो 1000 से भाग कर दीजिएगा, लीटर में आ जाएगा, 48 आ जाएगा इसका, लीटर में ये 48, यानी 48 लीटर पानी और भरेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, 40 सेंटीमीटर तक ये पूरा भर जाएगा। 148 देखिएगा, दो संख्याओं के एलसीएम 2816, संख्या 28 दूसरी संख्या, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, आपने पढ़ा होगा। एक संख्या 88 है, दूसरी मान लिया x, गुणनफल 2816 दिया है, x बराबर आ जाएगा 2816 बटे 88, 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88, 11 दूना 22, बचा 6, फिर 61 हो गया, 11 पचे 55, फिर बचा 6, 66, 11 छक्का 66, 8 एकम 8, 8 की 24, एक बचा 8 दूनी 16, 32 आ जाएगा, दूसरी संख्या 32। 149, 3 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 40 मिनट, 75 मिनट के अंतराल पर बजती है, एक साथ 10 AM पर बजी, इसके पश्चात कब बजेंगी, तभी बजेंगी जब इनका लासा जो है निकाल लेंगे हम, आ जाएगा 30 40 और 45, 75, सॉरी, इसमें कॉमन क्या है, 2 से काटेंगे 15, फिर 20, फिर 75, 3 से काट नहीं 2 से ही काट लेते हैं, 10 75, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 10 तो तब भी रह गया, यानी 2 से ही काटना था, 2 5 75, 3 5 25, 5 5 3 15 3 45 गुना 90 गुना 180 गुना 360 आ गया, 360, 30 40 75 था, 15 20 75 हुआ, 15 10 75 हुआ, 15 5 75 हुआ, 5 5 भी एक बार और भी तो जाएगा, 25 में 150, 600 आएगा ये, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24, पंचे 120, 120 गुणे 5, 600 आ जाएगा ये, ठीक है। 600 क्या आया है,
मिनट आया है, क्योंकि ये मिनट में दिया गया है। अब 10 AM पर एक साथ ये बजती थी। 600 मिनट है, अगर इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 10 घंटे, कि 1 घंटे में 60 मिनट। तो 10 घंटे बाद, ठीक है, 10 बजे बजी थी एक साथ, 10 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी। 10 बजे हैं और 10 घंटे आपको जोड़ने हैं, कितना बज जाएगा, 10 2 12, 8 बज जाएगा। 8 PM पर जो है दोबारा एक साथ बजेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू 3/4। चलिए देखते हैं, 3/4 में क्या जोड़ा जाए कि अपने व्युत्क्रम के बराबर। 3/4 में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ लिया, व्युत्क्रम के बराबर, यानी 4/3 हो गया। यही तो कह रहा है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4/3 माइनस 3/4, 12 हो जाएगा। 4 चक्कू 16 माइनस 9, 7/12 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन। जोड़ना घटाना तो आना ही चाहिए। कह रहा है 151 में एक वर्षा वाले दिन 96% विद्यार्थी उपस्थित थे, 36 अनुपस्थित थे। 36 जो है अब्सेंट थे, 36 विद्यार्थी नहीं थे, है ना। 36 जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 4%। 98 उपस्थित थे, 4% जो है वो अनुपस्थित थे, जिसकी वैल्यू है 4%। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 9 36 यानी 9। सिंपल है। कुल कितने हो गए, 100% कितना आ जाएगा, 900। यानी कुल कितने थे, 900। कुल बच्चे, ये तो पूछ रहा है विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 900। 152 लिखेगा, एक भिन्न वही रहती है या बराबर रहती है यदि एक ही संख्या अंश हर में जोड़ दें। जैसे ये भिन्न है 1/4 और इसमें हम एक एक भिन्न वही रहती है, एक अंश एक एक जोड़ दें तो यहाँ पर तो 2/5 हो जाएगा, बराबर नहीं रहती है ना। घटा दे तब भी बराबर नहीं रहेगी। शून्य को छोड़ करके लेकिन अंश और हर को अगर गुणा करें तो वही रहेगी। 2/5 है, 2 से गुणा करिए, फिर से वही आ जाएगा, 2/5 ही आ जाएगा। ये आपका तीसरा हो जाएगा। 153, 153 देखिएगा। कह रहा है कि एक कार जो है 7 घंटे में 315 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि गति समान रहे तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 7 घंटे में 315 यानी 1 घंटे में 315/7 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 7 पचे 35। 1 घंटे में 45 किलोमीटर, 3 घंटे में 3 गुणे 45। बहुत आसान। इस वाले पेपर में ज्यादा ही मतलब बेसिक आ गए क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान। कुछ पेपर में थोड़ा 2-4 क्वेश्चन टफ थे। एक पर्स की लागत है 325 रुपए, बेचता है 375, लाभ कितना हो गया, 325 खरीद है, बेचता है 375, 50 रुपए लाभ हो गया। कुल कितना लाभ हुआ, 550। तो कुल लाभ हो गया 550। एक पर था लाभ 50 रुपए, कितनी बेचा होगा, 11, 11 पचे 50। कपिल ने जूस की 3 बोतलें 51 में खरीदी। 3 51 की, एक कितने की, 17 की। 13 बोतल कितने की, 13 गुणे 17, 17 51, 17 5 22। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन, 20 में 20 कर ले जाएंगे। 156, 20 गुच्छे फूलों के जिनमें प्रत्येक गुच्छे में 6 फूल हैं, 200 रुपए में खरीदे। 120 फूल खरीदे हैं 200 रुपए में, बेचा कितने का है, 3 रुपए का। 120 फूल खरीदे हैं और 3 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो 120 गुणे 3 यानी कितने के बिके होंगे, 360 के बिके होंगे। खरीदे कितने में थे, 200 में, तो 360 में से 200 घटा दीजिए, लाभ निकल आएगा 160 रुपए।
157 देखिए, जनवरी के माह में 4 रविवार है, शेष कार्य दिवस है, जनवरी होती है 31 की। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में अलग तरीके से पूछा गया, सेम क्वेश्चन। 4 छुट्टियां हैं, यानी कितने दिन बचे? 27। 1 रुपए जेब खर्च मिल रहा है बच्चे को, टॉफी बहुत पसंद है, टॉफी आती है 1 रुपए की, तो 27 रुपए की टॉफी उसने खरीद ली। 27। 3 लपेटन कागजों के बदले, जो रैपर होता है, रैपर ही लिखा होगा शायद यहाँ पर, लपेटन 3 के बदले 1 टॉफी मुफ्त देता है, तो 27 रैपर उसके पास हुए, 9 टॉफी उसको और मिल गई। इन 9 टॉफियों के बदले 9 रैपर उसके पास हुए, तो 3 टॉफी और मिल गई। ये 3 रैपर वो वापस करेगा तो उसको 1 टॉफी और मिल जाएगी, यानी 40। कितनी टॉफी मिल सकती है उसको जनवरी में? 40 टॉफी। 27 × 30 9 39 40। एक कमरे की फर्श जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है, टाइल कितना है? 20 बाई 15 का टाइल है, लेकिन ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। तो एक ही में हम इसको कन्वर्ट कर लें तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर ले, है ना। 6 मीटर है तो ये 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 है तो 400 हो जाएगा, और आराम से टाइल की संख्या निकाल लेंगे। 600 गुणे 400, नीचे जो है टाइल्स, 20 गुणे 15, 15 गुणा 30, 300 हो जाएगा, 300 गुना 600 हो जाएगा, 400 गुना 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने डायरेक्ट काट दिया है मन ही मन में, फिर से बता दें अगर नहीं समझ में आया, आ गया होगा वैसे। 20 गुणे 15, 15 चक्कू 60, 40 आया, 20 गुना 40, ठीक है, 800 आ गया। सीरीज देखिए क्या चल रही है, एक 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 है, फिर एक है, फिर 2, यानी एक एक जोड़ करके 2 लिख दिया गया, 2 में 3 जोड़ा 5 लिख दिया, 5 में 8 जोड़ा 13 लिख दिया, 13 में 8 जोड़ा 21 लिख दिया, 21 में 34 जोड़िए, 4 1 5 3 2 5 55, 55 में 34 जोड़िए, 5 4 9 5 3 8, 55 और 89 आ जाएगा। जो सीरीज चल रही वही फॉलो कर ली। प्रश्न संख्या 160 में कहता है, एक भोजनालय है, उस टाइम से खुलता है 10 से 6 खुलता है, कितने घंटे खुला? 8 घंटे। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 50 रुपए प्रति घंटा मिल रहा है, तो कितना उसको पेमेंट होगा? मंगलवार को 9 से 4 खुलेगा, तो 9 3 12, 7 घंटे खुलेगा। यहाँ पे भी 7 घंटे खुलेगा, यहाँ पे 8 घंटे खुलेगा, यहाँ पे 8 घंटे खुलेगा, 11 से 12, तो यहाँ पर 11 घंटे खुलेगा, 11 से 5 PM, 11 1 12, 6 घंटे खुलेगा। जोड़ लीजिए, 8 7 15 7 22 8 30 8 38 39 10 49 50 5 55 घंटे, 55 घंटे खुला है। प्रति सप्ताह मिलता है 50 रुपए घंटा, 50 से गुणा कर दो, 2750 रुपए मिलेगा। ईवीएस के क्वेश्चन 161 से 180 तक पर्यावरण। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, उसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरणी पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, उसको हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरण। देखिए इसमें कौन से कथन सही है? दोनों ही सही है। निम्नीकरण की परिभाषा अनिम्नीकरण की, जो विघटित ना हो वो अनिम्नीकरण, जो अपघटित हो जाए निम्नीकरण, दोनों ही कथन सही है। एक 162 है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपभोग सीधे नहीं कर सकते। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती तो इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। 162 देखिए, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते, ये बात सही है, ये भी बात सही, लेकिन यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन की बात अलग अलग संबंध में यहाँ पर अलग, यानी बातें तो दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रही। 163 है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है।
ईस्ट खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं। लुईस पास्चर ने 1857 में किण्वन की खोज की। 163 सही है, स्रोत फफूंद है। पहला सही है, और कौन सही है देखिए। दूसरा भी सही है और ये भी सही, ये गलत है। श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं, ये गलत है। 164 देखिएगा, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है और विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। 164 दोनों ही सही है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, अब व्याख्या वाला कैसे आप नहीं समझ पाते, समझिए। इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अच्छा तो है लेकिन क्यों अच्छा है, क्योंकि कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिएगा 165। देखिए इसमें मैथ्स को थोड़ा सा हल्का किया गया है, बट ईवीएस के क्वेश्चंस में उलझाया गया है। उलझाने का मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अति महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो 65, हाँ, गहराई तक जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या सभी बातें सही हैं भी अगर, तो ऐसा कोई ऑप्शन, यानी एक ऑप्शन जरूर गलत है। पहला सही है, ये सही है। पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं, गलत। ए और बी सही है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 166 देखिएगा, धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अत्यधिक दाब पर होता है। धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। दोनों ही सही है या दोनों गलत है? 166। ठीक है, ये बात सही है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये अलग स्टेटमेंट है कि धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। बातें, स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। 167 देखिए, मिट्टी और उनकी प्रकृति के बारे में दिया गया है। जो बलुई मिट्टी है इसके बारे में दिया गया है आगे। कूट आधारित आपको मिलान करना है, ठीक है। जो बलुई मिट्टी होती है, कण थोड़ा सा इसके अधिक मात्रा में बड़े होते हैं। तो नर्मण है, नर्मय, नर्मय क्या होता है इसका इंग्लिश में देखते हैं, क्ले, ठीक है। क्ले जो दिया गया है वो हिंदी में नर्मय। अगर हम बात करें दुमटी की, ये बड़े आकार की होती है, और नर्मय जो दिया गया है ये अधिक मात्रा में छोटे कण। यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। पहले का सी सही हुआ, दूसरे का ए सही हुआ, तीसरे का बी। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? 168, गर्म और आर्द्र। 169 है, बॉडी पार्ट दिए गए हैं और उनसे संबंधित पदार्थ का पाचन दिया गया है, ठीक है। 169, मुंह में किस पदार्थ का पाचन होता है? वन, प्रोटीन, आमाशय।
वसाकास्य में वसा का पाठ, यानी ए के साथ सेकंड के साथ गया है आपका ए, फर्स्ट के साथ है आपका बी, बी और ए और सी, ये सीक्वेंस आपका थर्ड में दिया गया। 170 देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है हरी पत्तियों में, हरे तने में, हरी शाखाओं में, जड़ों में नहीं। 170 में चौथा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह के घरों के निर्माण से संबंधित हैं। कूट आधारित आपको सही उत्तर का चयन करना। या पत्थरों से बनाए जाते हैं, इनका घर या इन घरों का भूतल ज्यादातर जानवरों के रखने में काम आता है। ये दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन 171 में सही हो जाएगा। 172 देखिएगा, तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो डैश का कार्य करती है। तरुण भारत संघ जल प्रबंधन का कार्य करती है। आबू धाबी में सिर्फ रेतीली जमीन है, रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है, वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है, पेड़ पौधों के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है। कौन सा पेड़ पाया जाता है आबू धाबी? खजूर, डेट्स। 174 देखिएगा, आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव के किसान हैं। आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? कुरिगे का प्रयोग किया जाता है। 175 देखिएगा, इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी आने नहीं दिया। इस बार फलों आम को कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने आम खराब नहीं होते। ये एक्सप्लेनेशन है इसलिए इसका आंसर क्या होगा 175 में? पहला। दोनों ही सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। 176 है, वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प को पहचानिए कि मैं कौन हूँ। सिर पर मेरे कलगी है, सभी कहते कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूँ। अपने सुंदर पंखों पर नाज है, बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाता हूँ। मोड़ ही होना चाहिए 176। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? अन्य से भिन्न। कंघी करना, पानी, बाकी सब में पानी की जरूरत होगी, इसमें नहीं होगी। 178 देखिएगा, जंगलों के संदर्भ में सही कौन सा है? जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ठीक है भाई, मिट्टी का तो नहीं होगा कटाव। फिर कह रहा है जल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, गलत है भाई, निर्भर होते हैं। ठीक है, जल चक्र को प्रभावित करती है, यहाँ पर ए सही है, सी सही है, डी सही है, डी होगा यहाँ पे, सी डी सही। 179 कथन दिया गया है पहला कि अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करती है। 179 लेकिन मिलकर प्रदान नहीं। यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार के बारे में फर्स्ट ऑप्शन गलत है यहाँ पर। 179 में तीसरा होगा कथन, पहला सही है, दूसरा गलत। भारत सरकार देती है, ना कि राज्य सरकार मिलकर। 180 देखिएगा, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर जल मानव के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं। क्वेश्चन नंबर 180, दोनों ही सही है लेकिन दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट 180 क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में कराया नॉन स्टॉप। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप देख नहीं सकते क्या, समय निकाल करके एक बार में नहीं 2 बार में देखिए। ये वीडियो बन गया है 2 घंटे का। उम्मीद करते हैं इस क्लास से आपने जरूर सीखा होगा कि केवीएस
किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, कहाँ से पूछता है, क्या लेवल रहता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। घर में बैठ करके आपको लगेगा अरे बड़ा आसान प्रश्न है, ये तो हो जाएगा, लेकिन जब आप हॉट सीट पे बैठे होंगे, पेपर आपके सामने होगा, प्रेशर होगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम अधिक चला जाता है। ये आपको यहाँ से आपको क्या है, क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, ये आपको देखना है और उसकी तैयारी करनी है। अभी समय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट लगा दी है, जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं इससे संबंधित प्लेलिस्ट को यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं सारी वीडियोस को एक बार, जिसमें हमने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हल कराया। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।